हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम में लखनऊ। तो फिजिकल केमिस्ट्री की जो सीरीज चल रही है उसमें सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर हो चुका है। ठीक है, एटम के भी क्वांटम नंबर पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। ठीक है, आज केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी से फिजिकल केमिस्ट्री की जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कवर कर दे रहा हूँ। थ्योरी में क्या दिक्कत है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह ही कराए जाते हैं, मतलब मेजर फोकस उस पर होता है, थ्योरी पे फोकस कम होता है। या फिर जो थ्योरी आपको क्लासरूम में पढ़ाई जाती है उसमें एनसीईआरटी पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाती है। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी क्योंकि मुझे पता था यार कि एनसीईआरटी से ही आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का थ्योरी। ठीक है, और इतना ये जो मैं बार बार बोलता हूँ कि यदि 15 क्वेश्चन आएगा तो 12 क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर थ्योरेटिकल क्वेश्चन यही रहेगा। तो थ्योरी एनसीईआरटी के फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तक अभी आपने नहीं पढ़ा है तो अब आप वीडियो देख लो, ये वाली जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जाके देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से, खासतौर से जो उसका सेकेंड पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पॉइंट है। वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन भी गई है। ठीक है, तो उसको जाके देख लो, केमिकल काइनेटिक्स कवर कर लो, सॉल्यूशन देख लो, और थ्योरेटिकल में क्या है। इसके बाद आपका जो इक्विलिब्रियम है, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारे थोड़े कैलकुलेटिव पोर्सन है, वहाँ पे ज़्यादा थ्योरी नहीं है। तो जो भी थ्योरी वाले चैप्टर हैं वो मैं यहाँ पे कवर कर दे रहा हूँ। इसके अलावा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपकी चल ही रही है तो उसको भी देखो, पढ़ो। तो आज का वीडियो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो आपको जो केमिकल काइनेटिक्स में सबसे पहले कराया जाता है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कोई रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो उसका क्या रेट है। ठीक, तो इसमें हम लोग को पढ़ना रहता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। अब यदि हम माने कि टाइम t1 पे आपका रिएक्टेंट R1 था, प्रोडक्ट P1 था, टाइम T2 पे रिएक्टेंट R2 था, प्रोडक्ट P2 था, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो होगा वो माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T होगा। ठीक है, ये मैं क्या कह रहा हूँ कि रिएक्टेंट घटेगा। ठीक है, मान लो रिएक्टेंट क्या 10 से 5 हो गया। ठीक है, रिएक्टेंट क्या हो गया 10 से 5 हो गया, तो चेंज इन रिएक्टेंट कितना हुआ 5 का, और टाइम मतलब 10 से, मान लो 10 मोल से 5 मोल हुआ, 10 मोलर से 5 मोलर हुआ, उसके बाद इसको मान लो 10 सेकंड लग गया तो टाइम 10 सेकंड। ठीक है, और घट रहा है रिएक्टेंट, समय के साथ रिएक्टेंट घटेगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो इसलिए ये हो गया डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में प्लस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा तो कितना प्रोडक्ट बना, कितने टाइम में बना, वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है, वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा समझाऊं जो कि थोड़ा कम समझ में आता है, और स्टार्टिंग का पोर्शन तो सब लोग छोड़ते ही हैं, कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। ठीक है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। देखो, ये जैसे आप ग्राफ देखो तो क्या हो रहा है कि समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। ठीक है, आप टाइम में देखो आगे जा रहे हो तो रिएक्टेंट घट रहा है, यही होता है हाइपरबोला कर्व का सिग्निफिकेंस। ठीक है, जैसे देखो टाइम t1 मान लो यहाँ पे 2 सेकंड रहा होगा, यहाँ पे 4 सेकंड रहा होगा, तो 2 सेकंड पे रिएक्टेंट ज़्यादा है, यहाँ मान लो 5 है और ये 2 है और ये 2 है और ये 5 है, टाइम 2 सेकंड 5 सेकंड 2 मोलर 5 मोलर, तो 2 सेकंड पे कितना 2 सेकंड पे 5 मोलर था। ठीक है, और 5 सेकंड पे ये घट के रिएक्टेंट 2 मोलर हो गया। तो यही आपका कर्व जो है, हाइपरबोलिक कर्व, यही बताता है कि समय के साथ एक्स एक्सिस पे आप आगे बढ़ रहे हैं तो वाई एक्सिस पे जो भी लिए हो वो घटता जाएगा। ठीक है, तो यही होता है कर्व। तो इसमें एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, तो एवरेज रेट डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, जैसे यदि ए से बी बन रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है कि ए से बी बन रहा है, तो ए कितना घटा। ठीक है, ए क्या है रिएक्टेंट, ए कितना घट रहा है, इसीलिए माइनस कितने टाइम में घटा, यही होता है आपका क्या, यही होता है आपका रेट, एवरेज रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या है कि जैसे मान लो, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है कि जैसे मान लो अब ये मैंने देखा कि यहां से यहां तक घटा, R1 से R2 तक ये घटा। ठीक है, R1 से R2 तक घटा, टाइम मान लो हमने बोला था कि 2 से 5 सेकंड तक लगा। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि एग्जैक्ट तीसरे सेकंड पे इसकी क्या रेट थी, तो वो जो होगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और आपको ये पता है कि कोई ग्राफ है तो उसमें इसका यदि हम स्लोप ले लेंगे तो वो हमको इंस्टेंटेनियस वहां का रेट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जब हम स्लोप लेते हैं मैथमेटिकली, इस पॉइंट पे ये जो स्लोप लोगे तो ये इस पॉइंट का आपको रेट बता देगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट यही होता है कि
डी ए बाई डी टी मतलब इसका डिफरेंशियल ले रहा है, मतलब ये बहुत छोटे समय की बात कर रहा है। डी ए बाई डी टी तो इंस्टेंटेनियस रेट डी ए बाई डी टी होगा, जो कि आप निगेटिव ऑफ स्लोप से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये देखो, ये आपका निगेटिव स्लोप ही तो है, पॉजिटिव स्लोप कैसा होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो समय के साथ वही है, ये वाला भी कर्व देख लो कि समय के साथ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, एवरेज रेट क्या होगा प्रोडक्ट में, मान लो ए से वही बी बन रहा था, तो एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया प्लस डी बी बाई डी टी। ठीक है, बहुत कम समय के लिए, मतलब आप एग्जैक्ट शार्प तीसरे सेकंड में पूछ रहे हो इसके क्या रेट है। ठीक है, आप उसको 3 से 3.001 सेकंड भी नहीं होने दे रहे हो, आप एकदम शार्प पूछ रहे हो कि एकदम एग्जैक्ट तीसरे सेकंड पे इस पे क्या है, तो वो हो गया आप उसको एकदम उसी शार्प पॉइंट पे आप टेंजेंट लेके आप वहां पे स्लोप निकाल के आप बता सकते हो उसका इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब इसके बाद वही है कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाऊं कि जैसे मान लो रिएक्टेंट 2A से B+3C बन रहा है, तो रेट जो होगा वो माइनस डेल्टा ए बाई 2 डेल्टा टी। आप इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उसको आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में लोगे। ठीक है, क्योंकि पर मोल की कहानी लेते हैं, रेट जो है पर मोल चलता है। तो ये क्या है, ए घट रहा है तो माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, और ये 2 हो जाएगा आपका 1/2 हाफ माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। ठीक है, ऐसे ही बी क्या है, बी बन रहा है तो प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। सी क्या है, सी बन रहा है तो प्लस डेल्टा सी बाई 3 डेल्टा टी, क्योंकि इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। तो ये जो होगा मतलब इस रेट से ए का घटना इक्वल होगा इस रेट से बी का बनना और इस रेट से सी का बनना। ठीक है, ये होगा। तो देखो ये चैप्टर ज्यादातर कैलकुलेटिव पोर्शन है। ठीक है, तो कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लेके थोड़ा समझा दे रहा हूँ, अभी जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। देखो हो क्या रहा है कि N2O5 से 4NO2 और O2 बन रहा है, 2N2O5 से 4NO2 और O2 बन रहा है। तो पहले आपसे अच्छा पूछा क्या है, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ NO2 का प्रोडक्शन पूछा है। ठीक है, तो पहले तो हम रेट लिख लें, इस डेटा से हम रेट लिख लें। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि NO2 का जो फॉर्मेशन होगा वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे आपका DNO2/dt। ठीक है, या आप इसको डेल्टा टी लिख लो। ये पूछ रहा है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ NO2 यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 जो कि है DNO2/dt, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ से ये भी पता है चूंकि हमको N2O5 का डाटा दिया है तो हमको ये पता है कि DN2O5/2dt, ठीक है, ये 2 आपका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, इज इक्वल टू DNO2/4dt। आपको ये चीज पता है। ठीक, तो यहां से देखो T इज इक्वल टू 0 पे इतना मोलर था और T इज इक्वल टू 184 मिनट पे इतना मोलर है, तो चेंज कितना हुआ, तो चेंज हुआ 2.33 माइनस 2.08 का चेंज हुआ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू dt कितना है, 2 इंटू dt 184 मिनट। ठीक है, ऊपर ये कितना है, ये मोल पर लीटर में या मोलर में है और नीचे पर मिनट में है, तो यूनिट यही आएगी। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 6.79 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब इतना हमको पता चल गया, तो ये इक्वल है किसके, DNO2/4dt के। ठीक, आपको DNO2/dt निकालना है तो ये 4 को यहाँ से हटाओ, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो DNO2/dt आपका क्या आ जाएगा 27.2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल आते हैं तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक मतलब कि एक समराइजेशन में बताऊं, एक समरी बताऊं सारी चीज़ों की कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या होता है। देखो मैं एग्जैक्ट लेक्चर तो सब कुछ ले नहीं रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी कवर करनी है और आपको चैप्टर का ओवरव्यू देना है कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना था। यही सब चीज़ें मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी कराया हूँ कि चीज़ें आई क्यों, मतलब कि चीज़ें कहानी में आई क्यों, नस्ट इक्वेशन कहानी में आया क्यों, हमने SRP क्यों मेजर किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस की थी। तो यहाँ पे देखो चैप्टर का ओवरव्यू देखो कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो इसमें हमको पहले पढ़ना है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मैटर करेगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर मैटर करेगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। आगे चल के अभी इसी वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन अफेक्ट करता है, रेट को कौन कौन अफेक्ट करता है, रेट कांस्टेंट को कौन कौन अफेक्ट करता है। ठीक है, सेम बात हो गई। कैटलिस्ट किसको किसको करता है, किसको किसको नहीं करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कौन कौन अफेक्ट करता है। तो इसमें से बहुत अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन वही पूछ लिया था कि एक्टिवेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये सारे जो अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन मैटर करेगा, तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में जो कहानी पढ़नी है वो लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ना है, रेट लॉ पढ़ना है, ठीक है। इसमें आप ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी वगैरह कैलकुलेट करते हो। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़नी है, जिसमें आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ते हो, आपके सिलेबस में है, सेकंड ऑर्डर आपके सिलेबस में नहीं है, और इन सारे में आप हाफ लाइफ वगैरह कैलकुलेट करते हो, ये पढ़ना होता है आपको। इसके बाद चैप्टर के सेकंड पार्ट में देखें तो आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस में आर्हेनियस इक्वेशन पढ़नी होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व पढ़ना होता है, ठीक है। फिर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़नी होती है, ठीक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ये सारी चीजें भी अभी मैं बता दूंगा। तो अब यहां से जो हमारा पहला है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये शुरू करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में आपको एक लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ना है, दूसरा रेट लॉ पढ़ना है, ठीक है। लॉ ऑफ मास सेक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, रेट लॉ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या है कि देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ठीक है। रिएक्टेंट घटता जाएगा तो रेट घटती जाएगी, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर में होता है, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ मास सेक्शन क्या कहता है कि रेट जो होता है किसी रिएक्शन का, एलिमेंट्री रिएक्शन का स्पेशली जो सिंपल रिएक्शंस हैं, उनके जो रेट होते हैं, रेट क्या होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और उसके पावर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट है, तो ए का कंसंट्रेशन उसके पावर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, बी का कंसंट्रेशन उसके पावर में उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो हाँ, और रेट लॉ की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है। ये क्या कहता है कि जो रेट होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डायरेक्टली मैटर नहीं करता है। हम नहीं मानेंगे कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डायरेक्टली मैटर करेगा, क्योंकि वो मल्टीपल स्टेप्स वाली रिएक्शन है। तो वहाँ पे जो ये जो पावर में आता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ना के कुछ और वैल्यू आती है, तो उसको एक्स और वाई लिख लेते हैं, ठीक है। वो भी हमको कैलकुलेट करना सिखाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, अब देखो ऑर्डर, यहाँ पे यदि मैं बताऊँ ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर जो होता है वो, पहली बात तो ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। और ये 0, 1, 2, 3 और फ्रैक्शन, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, ये 0 कभी नहीं होता है, नॉन इंटीजर कभी नहीं होता है, और ये क्या होता है, ये नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज होती हैं, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये भैया आपके क्वेश्चन इस यहाँ से भर भर के बन सकते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑर्डर जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शंस के लिए होते हैं। ये 0, 1, 2, 3 या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ये आपके जो है असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन में खूब अच्छे से पूछ सकता है, तो आपको ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से रेट की बात करें तो देखो, रेट यहाँ पे क्या होगा, रेट जो होगा NO का कंसंट्रेशन उसके पावर 2, O2 का कंसंट्रेशन उसके पावर में 1, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, ये इसका रेट होगा। ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर जो होगा इन दोनों का सम होगा, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ऑर्डर होगा ये A+B होगा, ठीक है, A+B होगा। यहाँ पे जो आपका ऑर्डर होगा ये X+Y होगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, यहाँ पे ऑर्डर हो गया 2 + 1 यानी कि 3, रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया 3। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है लॉ ऑफ मास सेक्शन, रेट लॉ। इतना मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे ये चीज पूछ सकती है कि आपको असर्शन में दे सकता है कि लॉ ऑफ मास सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, तो सही है। यदि बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स, तो वो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि रेट लॉ सिर्फ एलिमेंट्री के लिए होता है, तो गलत है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है, हाँ सही है, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे मेरे को बताना क्या है, एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं जो कि आपको जानने चाहिए, ठीक है। देखो एनसीईआरटी में एक ये रिएक्शन दिया हुआ है, तो आप ये रिएक्शन को एज इट इज याद कर लो, मतलब पूरा रिएक्शन नहीं बोल रहा हूँ, आप मोटा मोटा ये याद रख लो कि KClO3 FeSO4 का एसिडिक मीडियम में एक रिएक्शन दिया है जो कि दिखने में आपको 10th ऑर्डर का लगता है, दिखता है, ठीक है। ऑर्डर देख लो 6, 7, 8, 9, 1, 10, ठीक है। दिखने में आपको 10th ऑर्डर का दिखता है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है। ये मैं याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये रिएक्शन दे दे और डायरेक्ट पूछ ले कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। एनसीईआरटी को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। एनटीए वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यदि ये रिएक्शन एग्जाम्पल में दिया है कि ये 10वें ऑर्डर की तरह दिखता है लेकिन होता दूसरा है, तो आपको पता होना चाहिए कि KClO3 का रिएक्शन FeSO4 के साथ सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है एसिडिक मीडिया में, ठीक। इसके बाद H2O2 का आयोडाइड आयन के प्रेजेंस में वाटर और O2 बनता है। देखो ये कुछ नहीं है, ये वाले रिएक्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, वो डी ब्लॉक वाले में जब रिएक्शन में पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था कि जब वहाँ पे H2O2 को भी मैंने बताया था कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम करता है। तो ये आयोडीन को I- से I2 में रिड्यूस करेगा ना, क्या करेगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये जब इसको रिड्यूस करेगा यहाँ पे, सॉरी I- से I2 में जब ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, ठीक है, खुद रिड्यूस होगा और
यदि किसी को ये रिड्यूस करेगा तो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ये सारी चीज़ें हैं। H2O2 के रिएक्शंस आपको जानने चाहिए, या फिर पता नहीं, देखो हाइड्रोजन अब चैप्टर में है नहीं, लेकिन H2O2 के रिएक्शन अच्छे से दिया हुआ है। यदि जानना हो तो बताओ, मैं उसको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, H2O2, अब देखो ये वाली जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका दिखने में सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। आपको लगेगा कि ये दिखने में सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, लुक्स लाइक सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। ये आपसे पूछ सकता है। हालांकि आपको ये रिएक्शन याद होगी, क्योंकि आपको फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल में ये रिएक्शन याद कराई जाती है, क्योंकि आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल में ये रिएक्शन याद कराई जाती है। कहाँ लिखा है, रुको, अभी आगे आएगा। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या इसमें हुआ क्या, देखो इसमें इसने समझाया भी है कि ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होती है, जिसमें कि आयोडेट, ये IO माइनस, आयोडेट IO3 माइनस होता है ना, ये जो IO माइनस है ये क्या है, आपका इंटरमीडिएट है। ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, जिसमें कि ये इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन वो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है यही डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छे से इस समय रिवाइज करके जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बन सकता है ना यार, कि RDS कौन डिसाइड करता है, तो RDS डिसाइड करता है इंटरमीडिएट फॉर्मेशन वाला रिएक्शन, जिस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बने। ठीक है, और ऑर्डर कौन डिसाइड करता है, तो ऑर्डर कौन डिसाइड करेगा, तो RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वही ऑर्डर, उसी के मतलब कि रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के सम को हम बोलेंगे कि ये ऑर्डर है इसका। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन में जो ऊपर ये H2O2 वाला रिएक्शन है, जो कि सेकेंड ऑर्डर का दिख रहा था, उसमें क्या है कि ये वाला जो पहला स्टेप है यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और यही ऑर्डर डिसाइड करेगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या हो जाएगी, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गया। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर। इसके बाद चलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पे अब देखो ये वाली चीजें हैं, ये इस पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर जगह इसी पे फोकस होता है मेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो ऊपर हैं, जो कि मैंने आपको ये बोला कि ये याद कर लो, ठीक है, ये याद कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें जल्दी जल्दी छूट जाती हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट के बन सकते हैं, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की चीज़ें एज इट इज याद कर लो, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सब चीज़ें यहाँ से याद कर लो। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, तो इसमें आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा, समझाऊंगा, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। देखो क्या समझाना है मुझे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो क्या होता है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो क्या होता है कि आपका जो रिएक्टेंट है, इसमें रेट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है। मतलब जो रिएक्टेंट को घटाने की स्पीड है, रेट है, वो कांस्टेंट है। तो 100 से पहले 50 बनेगा। देख पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 था, घट के 10 सेकंड बाद 50 हुआ, और 10 सेकंड बाद घट के 0 हो गया। ठीक है, रेट देखो, रेट डेल्टा C बाई डेल्टा T, 100 में से 50 बचा, मतलब डिफरेंस कितना है 50 का, टाइम कितना लगा 10, रेट आया 5। डिफरेंस कितना है 50 से 0 में 50 का, टाइम कितना लगा 10, रेट आया 5। ठीक है, रेट क्या है, रेट कांस्टेंट है। यहाँ पे रेट कितना है 5 है, जो कि कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट रेट से रिएक्टेंट को घटाएगा, 100 से 50, 50 से 0। ठीक है, उसमें ये कहानी नहीं हुई कि 100 से 50 हुआ जैसे, तो रिएक्टेंट घट के 50 हुआ तो रेट भी घट जाए। ये फर्स्ट ऑर्डर में होता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि 100 था, 100 से घट के 50 हुआ, रेट 5 की आई, तो अब रेट भी घट गया। ठीक, यहाँ पे रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यदि रिएक्टेंट घटता जाएगा तो उसका रेट भी घटता जाएगा। 100 से 50 हुआ, 50 से घट के अब क्या हुआ, 50 से घट के 0 नहीं हुआ, 50 से घट के 25 हो गया, क्योंकि रेट ही कम हो गया। अब और रेट कम हो गया तो 25 से घट के 12.5 हो गया। इसके बाद 6.25 हो जाएगा, इसके बाद 3.125 हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये एक तरीके से नेवर एंडिंग है ना। जैसे रेडियो एक्टिविटी में होता है, पूरा आपका रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियस वाला चैप्टर फिजिक्स में, वो वहां पे जब न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो हमेशा जो डिके होता है वो फर्स्ट ऑर्डर में डिके होता है ना। तो ये क्या है कि आपका यहाँ पे देखो, रेट पहले 5 था, 100 से 50 का गैप, टाइम लगा 10 का। ठीक, टाइम लगा 10 का, 50/10 कितना हो गया 5। फिर यहाँ पे भी टाइम लगा 10 का, 50 से 25 हुआ तो 25/10 25, 2.5। ठीक है, 25 से 12.5 हुआ तो 12.5/10, 10 का ही टाइम लगा इसमें, तो 1.25 का। तो रेट रिएक्टेंट के साथ घटता जा रहा है। जैसे ही आपके सॉल्यूशन में रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, तो रिएक्टेंट के डिसइंटीग्रेट, रिएक्टेंट के खत्म होने की जो रेट है वो भी कम होती जा रही है फर्स्ट ऑर्डर में। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं है।
जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो हो क्या रहा है कि आपका रेट जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है समय के साथ, तो ये जीरो ऑर्डर टाइप है, मतलब कि रेट चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, रेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, रेट कांस्टेंट होता है, ठीक। तो यही सब चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि आपका पूछ लेगा, लिख देगा कि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज कांस्टेंट बट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट इज डिक्रीज विद द टाइम। सही बात है, ठीक है। इसी का उल्टा लिख देगा तो गलत बात है, ठीक है। आपका असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट डिक्रीज, ठीक है, रेट डिक्रीज। असर्शन रीजन क्या है, रीजन इज कि रेट डिक्रीज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ टाइम। सही, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ये हो जाएगा असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये सारी चीजें पे जो मैं फोकस कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आपके ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटिव तो कर लोगे यार, आसान आता है, ठीक है, कैलकुलेटिव आसान आता है। पीवाईक्यू कर लो, 10 साल का कैलकुलेटिव सब हो जाएगा, ठीक है। बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला रख लो, पीवाईक्यू कर लो, हो जाएगा। फंसोगे कहाँ, यहीं पे फंसोगे। तो ये सब चीजें मैं कवर करा दे रहा हूँ। इसके बाद बात करें हाँ कि रेट नॉट चेंज विद टाइम या रेट इज कांस्टेंट। यहाँ पे तो यहाँ पे जो ग्राफ आपका आएगा, ये ग्राफ आपका क्या यही आएगा, कांस्टेंट स्लोप आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से बात करें थोड़ा सा फार्मूला डेरिवेशन है, देखना चाहो देख लो कि ए से बी बन रहा है, टी इज इक्वल टू 0 पे ए नॉट था, समय बीतने के बाद ए बन गया, मतलब घट के रिएक्टेंट ए हो गया, तो प्रोडक्ट ए नॉट में से ए जितना घटा वही उतना प्रोडक्ट बना, ठीक है। क्या है यार, कुछ नहीं है। शुरू में ए नॉट था और प्रोडक्ट 0 था, बाद में रिएक्टेंट आपका जो है वो घट के ए हो गया और प्रोडक्ट कितना बना, ए नॉट में से जितना ए घटा जितना बचा उतना प्रोडक्ट बना, ठीक है, ठीक है। तो इसमें अब इसका वही रिएक्शन, इसका वही आता है इक्वेशन कि ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, तो इसको आप वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, देख वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कर्व ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी लिख लो या फिर सी माइनस एम एक्स लिख लो, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, निगेटिव स्लोप आएगी। तो इससे अब आप रिलेट करोगे तो आपका जो स्लोप होगा वही आपका के होगा, वही आपका ए नॉट माइनस ए बाई टी होगा, ठीक है। यहाँ से लिख लो ना, स्लोप क्या होगा, के होगा। देखो एम क्या है, एम के है, एक्स यहाँ पे टी है। आपका ये जो ग्राफ बन रहा है, आप एक्स पे क्या ले रहे हो, टाइम ले रहे हो, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हो, ए ले रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आपका ये जो ग्राफ बन रहा है, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप एम ही तो होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो एम जो होगा, स्लोप जो होगा वो के बराबर होगा, ठीक है। यही थोड़ी सी चीज़ है। हाफ लाइफ देखो क्या होती है, हाफ लाइफ क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। देखो टी इज इक्वल टू 0 पे ए था, हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जब जिसके बाद रिएक्टेंट घट के आधा हो जाए। तो टी हाफ के बाद टी इज इक्वल टू टी हाफ पे रिएक्टेंट घट के कितना हो जाएगा, ए बाई टू, प्रोडक्ट ए बाई टू बन जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट ए बाई टू बन जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम ये वाला अपना जीरो ऑर्डर का रिएक्शन लिखें कि ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक, तो फाइनल ए कितना हुआ, ए बाई टू, शुरू में कितना था, ए नॉट कितना था, ए माइनस के, और टाइम कितना लगा, टी हाफ का टाइम लगा। तो यहाँ से हो गया के टी हाफ इज इक्वल टू के टी हाफ इज इक्वल टू ए माइनस ए बाई टू, मतलब कि ए बाई टू। तो टी हाफ का क्या आता है यहाँ पे, ए बाई टू के, ठीक। तो ये जीरो ऑर्डर में टी हाफ आता है ए बाई टू के। यहाँ पे टी हाफ जो है वो टी हाफ डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझे क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो आपका टी हाफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। आगे चलो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वही बातें हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घट रहा है समय के साथ फर्स्ट ऑर्डर में भी, तो यहाँ पे रेट भी घट रहा है, रेट आल्सो डिक्रीज विथ टाइम, ठीक है, रेट इज नॉट कांस्टेंट। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका ये कर्व जो आएगा हाइपरबोला आएगा। इसमें क्या होगा कि देखो, यदि आप यहाँ पे देखो, यदि इक्वल सेगमेंट में बनाऊं, लगभग इक्वल सेगमेंट में बनाऊं, ये ग्राफ पे ही अच्छे से प्लॉट हो पाएगा। तो देखो मान लो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, और यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो देखो क्या हो रहा है,
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ घट रहा है, लेकिन रेट भी घटती जा रही है, मतलब रिएक्टेंट के घटने की स्पीड भी कम होती जा रही है, क्योंकि रेट ही कम होता जा रहा है। इसको देख लेना, कर्व जो है ग्राफ में जब आप कभी प्लॉट करोगे, अपने से न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ ले लो और उसको जो प्लॉट करोगे तो यही कर्व आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वही आपका फार्मूला है। यहाँ पे ए से बी बन रहा है, शुरू में ए नॉट था, बाद में रिएक्टेंट ए बचा, तो प्रोडक्ट कितना बचा, प्रोडक्ट कितना बना, तो ए नॉट माइनस ए बना। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में आपका आता है वो थोड़ा सा लॉग वाला कैलकुलेशन करने के बाद जो है ये आपका आता है के टी इज इक्वल टू एल एन ए बाई ए नॉट बाई ए, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए। ठीक है, अब एल एन को आप क्या लिख सकते हो, 2.3 लॉग लिख सकते हो, एल एन को आप 2.3 ऑफ लॉग लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो के टी इज इक्वल टू 2.3 लॉग ए नॉट बाई ए। ठीक है, अब इसी को आप मॉडिफाई करके यहाँ पे ये लिख सकते हो कि एल एन ए नॉट बाई ए को आप क्या लिख सकते हो, के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए। ठीक है, एल एन ए, अरे ये चीज़ तो पढ़े ही हो ना कि लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी होता है, लॉग ए बाई बी होता है, और लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बी होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा बहुत लॉगरिथम मैथमेटिक्स है। तो आप इसमें यदि कर्व ड्रॉ करना चाहो, किसके किसके बीच में, एक सेकेंड, हाँ, आप इसमें यदि कर्व ड्रॉ करना चाहो, आप यहाँ से इसको उल्टा करके ये भी लिख सकते हो कि एल एन ए इज इक्वल टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। अब यदि एल एन ए को आप वाई एक्सिस पे रखो, ठीक है, और टाइम को आप यदि एक्स एक्सिस पे रखो, तो आपका जो है स्लोप जो है वो के के बराबर आएगा, और यहाँ से ये कर्व y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, मतलब स्ट्रेट आ रहा है, सी माइनस एम एक्स मतलब कि स्ट्रेट आ रहा है, और इस टाइप की कर्व आएगी। और यहाँ पे जो स्लोप होगा, वो कितना होगा, स्लोप m जो होगा वो k के बराबर होगा। और ये प्लॉट अपने एल एन ए और x के बीच में ड्रॉ की है, तो यहाँ पे जो इसका c होगा, c वो एल एन ए नॉट होगा। ठीक है, तो ये आपका कर्व यहाँ से, मतलब कि स्ट्रेट लाइन, यदि इनके बीच में ग्राफ पूछे तो आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हाफ लाइफ की बात करें तो ए से बी बन रहा है, शुरू में ए रहा होगा और एक हाफ लाइफ के बाद उसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की आधी हो गई होगी। तो यहाँ से देखें तो आपका ये वाला जो रिएक्शन है कि के टी इज इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए, तो के टी हाफ के बाद क्या होगा, एल एन ए नॉट, शुरू में कितना था, ए नॉट ए के बराबर था, ठीक है, घट के कितना हो गया, ए बाई 2 हो गया। ठीक है, तो के टी हाफ जो है वो आ गया एल एन 2, तो टी हाफ आपका क्या आ गया, वो एल एन 2 बाई के। अब देखो यहाँ पे टी हाफ के फार्मूला में ए नहीं है, ए क्या है, ए आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर में जो टी हाफ है वो डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख लो, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये बात इतनी समझ में आती है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या समझा कि फर्स्ट ऑर्डर में, देखो मेरे को समराइज क्या करना था, कुल मिला जुला के समराइज ये करना था कि जीरो ऑर्डर में जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था, लेकिन जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। इसको नोट करो, इसको अच्छे से याद रखो, ताकि स्टेटमेंट में यदि यहाँ से घुमाने की कोशिश करें तो आप इसको गलत ना करो। ठीक है, अब इसके बाद बात करें एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, जो कि यहाँ पे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको यही सब चीज़ें मेरे को याद करानी है। तो जीरो ऑर्डर में आपको 2 रिएक्शन याद रखनी है। अमोनिया, ये हैबर्स प्रोसेस का उल्टा वाला रिएक्शन, अपोजिट वाला। अमोनिया का डिकम्पोजिशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम हीट, और हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन इनटू हाइड्रोजन एंड आयोडीन। ये 2 रिएक्शन आपको जीरो ऑर्डर में याद रखनी है, एनसीईआरटी की एज इट इज रिएक्शन याद रखनी है। और आपको फर्स्ट ऑर्डर में H2O2 वाला ये रिएक्शन याद रखना है, जो कि अभी आप लोगों ने कुछ देर पहले देखा कि ये दिखता, ये यहाँ पे देखो क्या होगा, 2H2O2 से 2H2O + O2, ये आपको दिखेगा सेकेंड ऑर्डर का, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। और ये N2O5 का डिकम्पोजिशन आपको फर्स्ट ऑर्डर में याद रखना है। ठीक है, और सूडो फर्स्ट ऑर्डर में आपको याद रखना है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैसियस रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर फॉर गैसियस रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि कोई भी रिएक्टेंट है वो समय के साथ घटता जाएगा और उसके घटने की स्पीड भी समय के साथ घटती जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर है। अब वो रिएक्टेंट सॉल्यूशन में है तो उसको कंसंट्रेशन के साथ खेलेंगे। अब वो रिएक्टेंट यदि प्रेशर के टर्म में है, अरे जैसे यही देख लो कि जैसे मान लो कोई N2 है, नाइट्रोजन गैस है,
हाइड्रोजन गैस है और ये मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया गैस। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझो। देखो रिएक्टेंट रिएक्शन में क्या होगा कि कंसंट्रेशन के साथ खेल जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर के साथ खेल जाएंगे। अब कोई गैस चैम्बर है, उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, इनका प्रेशर है तो प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। अब क्या है कि अमोनिया बन रहा है तो प्रेशर घटता जा रहा है समय के साथ, N2+3H2 से 2NH3। तो देखो मोल्स घटते जा रहे हैं तो प्रेशर भी घटता जाएगा। प्रेशर घटता जाएगा तो ये यदि फर्स्ट ऑर्डर से आगे जाए, यदि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे प्रेशर मेजर करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, प्रेशर मेजर करके कैलकुलेशन करेंगे, रेट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को यदि गैसियस रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर वाला यदि कोई गैसियस रिएक्शन है तो वहाँ पे क्या होगा कि मान लो ए गैस से बी गैस और सी गैस बन रहा है। तो पहले क्या था कि पहले P0 था, पहले कंटेनर में सिर्फ ए था, पहले कंटेनर में सिर्फ ए था। ठीक है, उसका क्या था, उसका प्रेशर कितना था, P0। ठीक है, और उस समय बी और सी 0 थे। ठीक, अब ए जो है टूट के बी और सी में बना। तो ए की वजह से जो प्रेशर है वो घट के P0 - X हो गई। ठीक है, और वो X का प्रेशर इसको मिला और इसको मिला। ठीक है, ये दोनों इन दोनों का जो है एट टाइम टी पे इन दोनों की वजह से प्रेशर X और X हो गए। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर कितना था, P0। टोटल प्रेशर, फाइनल प्रेशर में टोटल कितना हो गया, तो P0 - X प्लस X प्लस X। ठीक है, P0 - X प्लस X प्लस X, तो ये हो गया आपका P0 प्लस X। ठीक है, तो यहाँ पे रेट जो है वो रेट यदि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो ये प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। जैसे आपका उसमें आप अभी कुछ देर पहले केमिकल रिएक्शन में पढ़ रहे थे कि रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे मैटर कर रही थी, वैसे यहाँ पे रेट प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पे मैटर करेगी। रिएक्टेंट का प्रेशर घटता जाएगा तो रेट घटता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका फार्मूला वही लगेगा, KT = 2.3 log इनिशियल प्रेशर, बाद में बचा हुआ PA का प्रेशर, मतलब A का प्रेशर PA। ठीक है, जो कि बाद में कितना बचा, P0 - X बचा। ठीक है, अब आप इसी को आगे कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ से आपको क्या है कि X को आपने एज्यूम किया है तो X को हटा देना, आपको वो टोटल प्रेशर देता है कि फाइनल टोटल प्रेशर आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, P0 प्लस X आ जाएगा। तो आप यहाँ से X P0 प्लस X = PT, तो X = क्या हो जाएगा, PT - P0। तो आप क्या करोगे कि फाइनल कैलकुलेशन में X को हटा के PT - P0 रख लोगे। ठीक है, PT - P0 रख लोगे और आपका इससे आंसर आ जाएगा। आपको फाइनल आंसर में X तो रखना नहीं है क्योंकि X तो आपने माना है। तो ये होता है कैलकुलेशन में। अब यूनिट ऑफ K आपको याद करानी है। यूनिट ऑफ K क्यों याद करानी है, क्योंकि ये बार बार पूछ लेता है और आपका इस पर ध्यान जाता नहीं है। अब देखो यहाँ से जीरो ऑर्डर में क्या होगा कि रेट = KA के पावर 0। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, रेट = KA के पावर 1। सेकेंड ऑर्डर, देखो आपके सिलेबस में सेकेंड ऑर्डर नहीं पढ़ना, लेकिन सेकेंड ऑर्डर का यूनिट बार बार पूछ लेता है। तो यहाँ पे रेट = KA के पावर 2। अब आपको यूनिट ऑफ K ही तो पता करना है, तो रेट का यूनिट क्या हो गया, मान लो 50 मोलर से 20 मोलर हुआ और नीचे टाइम 10 सेकंड लगा, ΔC/ΔT ही तो रेट होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन को आप किसमें मेजर करोगे, मोलरिटी में, डिवाइडेड बाय टाइम। रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ΔC/ΔT। ठीक है, रिएक्टेंट है तो -ΔR/ΔT, प्रोडक्ट है तो +ΔP/ΔT। तो इसको आप किसमें, कंसंट्रेशन को मोलरिटी में नापोगे या मोल पर लीटर में नापोगे, और इसको आप कंसंट्रेशन को मोलरिटी में मेजर करोगे या मोल पर लीटर में मेजर करोगे, और टाइम को सेकेंड में मेजर करोगे। ठीक है, तो रेट हो गया आपका मोलरिटी पर सेकेंड K, और A के पावर 0 क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे K की यूनिट क्या हो गई, मोलरिटी पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोलरिटी को लिखा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया, R = KA। तो रेट क्या हो गया, रेट को आप लिख लो मोलरिटी पर सेकेंड, K को आपको कैलकुलेट करना है, A मतलब कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया, मोलरिटी, कंसंट्रेशन क्या हो गया, मोलरिटी। तो या फिर मोल पर लीटर दोनों लिख लो, तो ये कैंसिल हो गए, तो K क्या हो गया, पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। यहाँ पे K की यूनिट क्या होगी, पर सेकंड, यहाँ पे K की यूनिट क्या होगी, मोलरिटी पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की बात करें तो R = KA के पावर 2, तो इसको आप मोलरिटी पर सेकंड में कैलकुलेट करोगे। KA ये क्या है, कंसंट्रेशन है, यानी मोलरिटी के पावर 2। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो 1/सेकंड = K × मोलरिटी। तो K का यूनिट क्या हो गया, पर मोलरिटी पर सेकंड। ठीक है, K का यूनिट आप या तो ऐसे लिख सकते हो, आप K का यूनिट यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1/मोलरिटी × सेकेंड, या फिर आप क्या लिख सकते हो, 1/मोलरिटी क्या लिख सकते हो, मोलरिटी क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर, और सेकेंड को आप यहाँ पे रख लो।
तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हो लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक, तो आप ये यहाँ पे के की यूनिट हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, अब यहाँ से बात करें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्या होता है कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है कि हायर ऑर्डर रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट जो है ये सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसको फर्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर ये भी सेकेंड ऑर्डर है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, इसलिए इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। देखो होता क्या है, इथाइल एसीटेट है और ये वाटर है, तो यहाँ पे आप इसका रेट क्या लिखोगे, इथाइल एसीटेट और वाटर। ठीक है, ये लिखोगे, लेकिन होता क्या है कि वाटर एक्सेस में होता है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन अल्टर नहीं होता है, तो ये सिग्निफिकेंट रोल नहीं देता है किसमें, रेट में। तो रेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, रेट सिर्फ ये हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ऐसे ही इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में आप क्या यहाँ पे रेट क्या लिखोगे, ये क्या है, केन शुगर है, तो आपका कंसंट्रेशन ऑफ शुगर और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। अब यहाँ पे भी वाटर एक्सेस में है, तो ये रेट में सिग्निफिकेंट रोल इसका नहीं रहेगा, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तो आप इसको क्या बोल दोगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, इसके बाद अब हम लोग आते हैं अपने आर्हेनियस इक्वेशन पे, या फिर शुरू करें यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस। देखो अब यहाँ से जो है हम लोगों ने ये वाला अपना पोर्शन खत्म कर लिया। ठीक, अब हमारे सेकेंड पार्ट पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ से आर्हेनियस इक्वेशन देखें, तो जैसे आर्हेनियस इक्वेशन में क्या है कि मतलब देखो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के साथ बदलता है। ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट बदलता है। तो हमको एक ऐसा रिलेशन चाहिए था जो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में एक हमको इक्वेशन दे सके कि यदि हमको कोई टेम्परेचर पता है तो हम उस समय उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पता कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हमको आर्हेनियस इक्वेशन नोन में आया K इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, ये क्या है कि रेट कांस्टेंट जो है वो आर्हेनियस कांस्टेंट इंटू ई के पावर माइनस ई ए बाई ई ए क्या है आपका, ये एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाई आर टी टेम्परेचर। आपको यहाँ पे क्या हो गया कि रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का एक रिलेशन मिल गया इस फार्मूले से। ठीक है, इस फार्मूले से आपको रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच का एक रिलेशन मिल गया, जहाँ पे ए क्या है आपका आर्हेनियस कांस्टेंट है, या फिर इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, और ये स्पेसिफिक होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आर्हेनियस कांस्टेंट इज स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन, यस ट्रू। ठीक है, आप ये मत सोचना कि कांस्टेंट है तो सारे रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, वो गलत कर देगा। तो यही सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें बतानी है। अब देखो ये थोड़ा सा एनर्जी बैरियर वाला डायग्राम जिसको अभी तक नहीं समझ में आया है समझ लो। जैसे मान लो H2 + I2 से 2HI बन रहा है, तो जैसे कि ये HH है, ये II है, I2 है, तो इनके बीच में क्या है कि ये देखो ये पहला H2 था, ये I2 था। ठीक है, H2 था, I2 था। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट रहा है और HI का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट है, बाद में 2 HI आपको मिल गए। ठीक है, HI। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ यदि बनाएं, रिएक्शन देखो इस डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल की एनर्जी दिखाया हूँ। अब देखो ये चीज़ तो आपको पता है ना कि कोई भी दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं तो जो उनका ट्रांजिशन स्टेट होता है उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो स्टेबल बहुत कम होते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा किसी की एनर्जी होगी, यदि आपकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो आप बहुत कम स्टेबल रहोगे। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी तो आप घूमने फिरने बाहर निकल जाओगे, पढ़ोगे नहीं, अपने टेबल चेयर पे स्टेबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो एनर्जी देखो अब क्या है कि यहाँ पे देखो आपका H2I2 है, H2 + I2 है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, और फाइनली प्रोडक्ट जब बन गया तो वो प्रोडक्ट जब भी बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, कम एनर्जी वाला बनेगा, तो उसकी एनर्जी घट के कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 3 है, और यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी 5 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 100 है। ठीक है, तो H2I2 की पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी मॉलिक्यूल्स की, उनका जो इंटरमीडिएट बना उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत कम स्टेबल है, वो ट्रांजिशन स्टेट है। फाइनली जब प्रोडक्ट बना तो वो स्टेबल बना और उसकी एनर्जी हमको कम मिली। ठीक है, तो ये जो आपको एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है यही है आपका एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और ये जो आपको फाइनली में जैसे कि यही आपका होता है इंथैल्पी चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपका पहले एनर्जी मॉलिक्यूल का H2I2 का 5 था। ठीक है, आपका इंथैल्पी चेंज क्या लिखते हो कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आप यही तो इंथैल्पी चेंज डेल्टा H लिखते हो। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो पहले कितना था, रिएक्टेंट का 5 था एनर्जी। ठीक है, प्रोडक्ट का एनर्जी कितना मिला हमको, प्रोडक्ट का एनर्जी 3 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा H कितना आया,
डेल्टा एच कितना आया, -2। और निगेटिव डेल्टा एच क्या होता है, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। आप ये तो याद किए हो ना कि एक्जोथर्मिक में डेल्टा एच निगेटिव होता है और इंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, तो यही होता है। अब देखो डेल्टा एच निगेटिव आ गया, मतलब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन है मतलब ये इतना हीट, मतलब ये इतना हीट डेल्टा एच जो है ये रिलीज कर देगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो उतनी हीट अपनी वो रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। यहाँ पे क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज नॉट सेम। ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट डिफरेंटली। ठीक है, जब रिएक्शन होती है तो सारे मॉलिक्यूल, जैसे H2 है, I2 है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, डिफरेंट मॉलिक्यूल की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इसलिए डिफरेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट डिफरेंटली। ये आपको एज इट इज ये सेंटेंस याद रखनी चाहिए। मतलब इसके बाद बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, रेट बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा था कि रेट कांस्टेंट नहीं होता, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, जिसको जो कि आपका टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बीच में आर्हेनियस साहब ने इक्वेशन भी दिया था कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू ए ई के पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, यानी जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो कैसे वेरी करता है, तो टेम्परेचर के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, रेट कांस्टेंट। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आर्हेनियस ने ये इक्वेशन दी इनके रिलेशन को समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब इस रिलेशन से, अच्छा अब यहाँ से थोड़ा सा ये भी है कि यदि आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये आप ln के को y पे ले रहे हो और 1/t को x पे ले रहे हो। थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके मॉडिफाई करके लिखूँ, तो यहाँ से t इरेज कर रहा हूँ और इसको 1/t लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको y लिए ln के को और 1/t को यदि आप x ले रहे हो, ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx माइनस c। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ln के और 1/t के बीच में ग्राफ करोगे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, mx माइनस c क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है। तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि c माइनस mx है तो स्ट्रेट लाइन होगा। c क्या होगा यहाँ पे, ln a होगा, यानी कि ये वाला चीज़। और स्लोप क्या होगा, स्लोप जो होगा आपका वो निगेटिव ऑफ ई ए बाई आर होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपसे ग्राफ में देख के इंटरप्रेट करवा सकता है, या फिर आर्हेनियस इक्वेशन बोल देगा कि इन आर्हेनियस इक्वेशन आप ग्राफ यदि प्लॉट करोगे ln के और 1/t के बीच में, तो आपका स्लोप क्या होगा, तो आप ऐसे y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला इक्वेशन लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। अब टेम्परेचर वेरिएशन आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना है कि टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे कि टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन तो आपको ये आर्हेनियस साहब ने दी ही है। ठीक है, इन्होंने ये वाली रिलेशन तो आपको दी ही है। अब क्या है कि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रेट कांस्टेंट होगा। तो यदि टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है, टेम्परेचर T2 पे रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 आएगा, यहाँ पे T2 आएगा, K1 आएगा, K2 आएगा, और इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिलती है ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट क्या है, देखो दो लोग होते हैं, कैटलिस्ट होता है, इनहिबिटर होता है। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, इनहिबिटर रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछूं कि कैटलिस्ट प्रोवाइड द सेम मैकेनिज्म या अल्टरनेट मैकेनिज्म। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप यदि कैटलिस्ट प्रोवाइड सेम मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या होगा कि कैटलिस्ट प्रोवाइड अल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन विथ लो एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपका ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, अब इसके आगे देखो कि कैटलिस्ट के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल में देखें तो कैटलिस्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैटलिस्ट अल्टर द डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, गिब्स एनर्जी को अल्टर करता है, नहीं। ठीक है, गिब्स एनर्जी को अल्टर नहीं करता है। रेट कांस्टेंट को बढ़ाता है, हाँ, रेट कांस्टेंट को कैटलिस्ट अफेक्ट करता है। कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, हाँ सही बात है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैसे कैटलाइज करेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो होता ही नहीं है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन फिजिबल ना हो, तो जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो कैटलाइज किसको करेगा, तो कैटलिस्ट कैटलाइज ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सही बात है। कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, ये सही बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट नहीं अफेक्ट करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। आगे आपको इस पेज पे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कैटलिस्ट कैटलाइज्ड फॉरवर्ड रिएक्शन मोर देन बैकवर्ड, नहीं, ये गलत बात है। कैटलिस्ट यदि कैटलाइज करेगा तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में कैटलाइज करेगा। ठीक है, यदि इसको अल्टर कर दिया तो फिर तो रिएक्शन ही कंप्लीट हो जाएगा, है ना, इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ें क्लियर कर दूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपका होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो आपका होता है वो
डिपेंड ऑन कैटलिस्ट ओनली, वो सिर्फ कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी, वो टेम्परेचर पे या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट टेम्परेचर और कैटलिस्ट दोनों पे डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कैटलिस्ट के बारे में अभी जो मैं बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को ही अफेक्ट करता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डेल्टा एच मतलब कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। जैसे कि आप लोग एक चीज़ ये पढ़े हो कि टेम्परेचर यदि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर यदि आप 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ बायोमोलिक्यूल में भी लिखी है क्लास 11th के बायो में, और यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो ये चीज़ तो आपको याद होनी चाहिए, और इस पर न्यूमेरिकल भी बन जाता है, ये डेटा देता नहीं है, ये आपको खुद से समझना पड़ता है कि यदि 10 डिग्री बढ़ा रहा है तो रेट कांस्टेंट दुगुना हो जाएगा। इस पर ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से बनते हैं, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या करता है कि बोल देता है कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं तो मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे आप वही बनेगा ना कि ln 2k हो जाएगा, बाद में शुरू में k था, मतलब डबल हो जाएगा रेट कांस्टेंट, इज इक्वल टू EA/R 1 बाई टेम्परेचर। पहले वो बोलेगा कि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं, तो मान लो पहले आप ले लो, आप मान लो पहले ले लो T, तो बाद में कितना हो जाएगा 10T। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। तो जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है, लेकिन एक्सेप्ट, अब देखो यहाँ पे मेरे को सारी वही चीज़ें याद करानी है जो कि आपसे छूटती हैं। तो एक्सेप्ट ये जो NO + ½ O2 से NO2 ये जो बनता है, इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो निगेटिव होता है। इसके यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे K घटता है और रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको ये 3 रिएक्शन याद करने चाहिए, H2 + Cl2, H2 + Br2, H2 + I2। ठीक है, HCl का बनना फर्स्ट ऑर्डर है, HBr का बनना 1.5 का ऑर्डर है, मतलब 3/2 का ऑर्डर है, और HI का बनना सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपको याद करना चाहिए। अच्छा हाँ, ये मैंने बताया रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, कंसंट्रेशन और कैटलिस्ट, इन सब पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ क्या होता है, थोड़ा ये सब समराइज करें तो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ क्या होता है, टाइम आफ्टर विच 63% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ये जो टाइम होता है इसको टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू 1/λ। ठीक है, ये सारे फार्मूले रख लो। कोलिजन थ्योरी सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक। कोलिजन थ्योरी क्या है, सबसे पहले इसमें आपको ये याद रखनी है कि बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोलिजन थ्योरी बेस्ड ऑन स्टेटमेंट में पूछ सकता है। अब कोलिजन थ्योरी क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि रेट इज इक्वल टू ZE⁻- EA/RT, जो कि सिमिलर है किसके, आर्हेनियस इक्वेशन की तरह। और यहाँ पे जो Z है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और जो EA/RT है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। ठीक है, ये वो मॉलिक्यूल हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है एट द गिवन टेम्परेचर। अब यहाँ पे इसने एनसीईआरटी ने यह कहा कि ये जो Z है ये आर्हेनियस इक्वेशन के A से रिजेंबल करता है, छोड़ो उसको। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है कि प्रोडक्ट, कभी भी जब प्रोडक्ट बनेगा, कभी भी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एनर्जी हो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो और इफेक्टिव कोलिजन हो। अब देखो कोलिजन थ्योरी का एक ड्रॉबैक है जो कि आपसे पूछ सकता है, इसका क्या ड्रॉबैक है, तो इसका ड्रॉबैक है कि ये एटम्स को या मॉलिक्यूल्स को एक सॉलिड स्फीयर लेता है। ठीक है, ताकि ये कोलाइड होते हैं, और यदि इफेक्टिव कोलिजन हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा, यदि इफेक्टिव कोलिजन नहीं हुआ तो ये सेपरेट हो जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ये है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन को इंक्लूड करने के लिए आपको यहाँ पे रेट इज इक्वल टू, देखो रेट इज इक्वल टू ZE⁻- था। अब यही इफेक्टिव कोलिजन को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे P को इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अभी PZ साथ में मिलके क्या बन गया, इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, जिसमें कि P जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर है, और जो आपका Z है वो तो आपका पहले से कोलिजन फ्रीक्वेंसी था ही। Z क्या है, Z आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है। तो कोलिजन थ्योरी में ज़्यादा नहीं जानना है, इसका एक आप ड्रॉबैक याद कर लेना। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स को सॉलिड स्फीयर कंसीडर करता है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल, सॉलिड स्फेरिकल मॉलिक्यूल कंसीडर करता है, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं कराए हैं मैंने, ज़्यादातर चीज़ें आपको लास्ट टाइम में थ्योरेटिकल पढ़ के जानी चाहिए। आप ये भी जानते हो कि लास्ट टाइम में आपको न्यूमेरिकल पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है।
ठीक है, कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन बैंक को नहीं उठाना है। आपको करना क्या है कि आप टेस्ट दो, टेस्ट के थ्रू आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको सॉल्व करो, उसमें जो गलतियां हो रही हैं उसको इंप्रूव करो, टेस्ट को एनालाइज करो और ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी इस समय पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी बायो की पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा इनऑर्गेनिक पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी पढ़ो। फिजिक्स में भी 3 चैप्टर तो पढ़ ही लेना, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाला, एटम वाला चैप्टर, न्यूक्लियाई नहीं, और वो सेमीकंडक्टर वाला, उसमें एनर्जी गैप वगैरह दिया है, वो सब चीज़ें पढ़ लेना। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ों को याद करो। न्यूमेरिकल आपने जो साल भर प्रैक्टिस की है उससे काम हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल कभी भूलता नहीं है, वहाँ पे सोचना होता है, वहाँ पे दिमाग लगाना होता है। जो रटने वाली चीज़ है उसको रटो। इसीलिए मैं इस समय फिजिकल केमिस्ट्री की सारी मतलब थ्योरेटिकल चीज़ों को रटवा दे रहा हूँ, और उसमें जितने भी मतलब असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितना वो बनाने की सोचेगा उतना आपको आसानी होगी यहाँ से। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, लेक्चर देखते रहो, ये छोटे छोटे लेक्चर आप देखते रहो, अटेंड करते रहो। ऑर्गेनिक की भी चीज़ें अब रिकॉर्ड करूँगा, ठीक है, वो भी आएगी ठीक है चैनल पे। और इनऑर्गेनिक में भी एमओटी का आया था कि एमओटी बता दीजिए, तो एमओटी भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको ज़रूरत हो बताओ, छोटा छोटा लेक्चर बना के उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।